गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स टॉक। और हम देखने वाले हैं फिर से टैक्स बर्डन को कि बायर सेलर पे कैसे पड़ेगा, किस पे कितना ज़्यादा भार आएगा, और वो भी अलग अलग कॉस्ट कंडीशंस में। इससे पहले हमने मांग की लोच और पूर्ति की लोच के आधार पे देखा था। अब हम देखते हैं कि अगर उत्पादन अलग अलग कॉस्ट कंडीशन में हो रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग कॉस्ट या कांस्टेंट कॉस्ट या फिर डिक्रीजिंग कॉस्ट। इंक्रीजिंग कॉस्ट का मतलब है कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे उत्पादन यानी कि आउटपुट बढ़ने के साथ साथ एवरेज कॉस्ट या पर यूनिट कॉस्ट बढ़ती जाती है। ये मतलब हुआ इंक्रीजिंग कॉस्ट का। ऐसे ही डिक्रीजिंग कांस्टेंट कॉस्ट का मतलब है कि आउटपुट या प्रोडक्शन बढ़ने पर भी एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। और इस प्रकार से ही डिक्रीजिंग कॉस्ट का मतलब है कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे एवरेज कॉस्ट कम होती जाती है। यहीं पर एक बात और समझना हमारे लिए बेहतर होगा कि इंक्रीजिंग कॉस्ट का मतलब है आउटपुट जब बढ़ेगा तो एवरेज कॉस्ट कम होगी, लेकिन अगर किसी कारण से ऐसे में आउटपुट कम हुआ तो एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी। कांस्टेंट कॉस्ट में अगर आउटपुट कम हुआ तो भी एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, और डिक्रीजिंग कॉस्ट में अगर आउटपुट कम हुआ तो एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी। इन बातों को समझते हुए, इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम इन तीनों ही 1, 2, 3 अलग अलग कॉस्ट कंडीशन में टैक्स का बर्डन कैसे बायर सेलर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस पे कितना पड़ेगा, ये अलग अलग चित्र बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1, इंक्रीजिंग कॉस्ट या लागत वृद्धि की दशा में। इंक्रीजिंग कॉस्ट टैक्स बर्डन डिवाइड करना है तो हमें हमेशा की तरह डिमांड सप्लाई बनाना होगा, प्राइस क्वांटिटी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे, और एक सामान्य सा मांग वक्र नीचे गिरता हुआ डी डी। अब यहीं पे देखना है, चूँकि ये इंक्रीजिंग कॉस्ट की बात है, तो जब इंक्रीजिंग कॉस्ट की बात होगी तो जो सप्लाई कर्व बनता है वो अपवर्ड स्लोपिंग बनता है, एस एस। और ऐसे में जब टैक्स लगेगा तो सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा पैरेलल रूप से, जितनी मात्रा में टैक्स लगा। तो ये हो गया S1 S1। प्रारंभिक संतुलन इनिशियल इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर प्राइस P1। नया संतुलन इस जगह पर E2 प्राइस P2। टैक्स कितना लगा? टैक्स लगता है जो वर्टिकल डिस्टेंस है दो सप्लाई कर्व के बीच में, जो कि कुछ इस प्रकार से है। यानी इस टैक्स में से अगर इसे हम नाम दें E2 A B, तो E2B टोटल टैक्स बर्डन है, जिसमें से AE2 प्राइस बढ़कर बायर्स पे चला गया और AB हिस्सा सेलर पे रहा, वो बायर्स पे नहीं गया। तो जो प्राइस में इंक्रीज़ है वो लेस देन टैक्स है। कब? जब इंक्रीजिंग कॉस्ट है तब। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट अगर देखें कांस्टेंट कॉस्ट के लिए, तो 2 नंबर है कांस्टेंट कॉस्ट। और कांस्टेंट कॉस्ट कंडीशन में हम जानते हैं कि जो सप्लाई कर्व है, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाना है एवरेज कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। तो जो कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री होती है उसमें लॉन्ग रन सप्लाई कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है। तो इसमें हम अगर देखें Q P
और कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के लिए सप्लाई कर्व एस इस तरीके से, एक नॉर्मल सा डिमांड कर्व डी इनिशियल इक्विलिब्रियम इस ई पॉइंट पर प्राइस P1 डिसाइड हुआ। टैक्स लगने पर टैक्स अमाउंट में ही सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हुआ S1। नया संतुलन इस E1 या E2 पे नया प्राइस P2, और टैक्स कितना लगा, जो वर्टिकल डिस्टेंस है दो सप्लाई कर्व के बीच में, प्राइस भी उतना ही बढ़ा है। तो प्राइस में इंक्रीज़ इज़ इक्वल टू टैक्स, जिस मात्रा में कर लगेगा उसी मात्रा में प्राइस बढ़ जाएंगे। टैक्स का सारा बर्डन कंज्यूमर पे जाएगा, बायर्स पे जाएगा। इस तरीके की चीज़ को हम तब भी देख चुके हैं जब सप्लाई कर्व पूर्णतया लोचदार होता है। बिल्कुल वैसा ही फिगर है इसमें भी, बस एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा अलग हो जाता है कि चूँकि कांस्टेंट कॉस्ट है तो पहला इक्विलिब्रियम यहाँ पर, दूसरा इक्विलिब्रियम यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक आए, कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आए, कांस्टेंट कॉस्ट है। लेकिन जब हम इसमें देखते हैं ये चीज़ को कि पहले प्रोडक्शन X1, बाद में जो इक्विलिब्रियम हुआ उसमें प्रोडक्शन X2, तो प्रोडक्शन चूँकि कम हुआ, इंक्रीजिंग कॉस्ट था, लेकिन जब ये प्रोडक्शन X1 से X2 पर आया तो प्रोडक्शन कम होने की वजह से सेलर की कॉस्ट थोड़ी सी कम हो गई। प्रोडक्शन बढ़ाने पर कॉस्ट बढ़ेगी, पर प्रोडक्शन घटने से एवरेज कॉस्ट सेलर की थोड़ी सी कम हो जाती है। टैक्स का बर्डन थोड़ा सा कंज्यूमर उठाता है, थोड़ा सा सेलर बियर कर लेता है। और अब अगर हम इसका थर्ड पार्ट देखें, एट डिक्रीजिंग कॉस्ट, यानी कि घटती लागतों पर, तो घटती डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री में हम जानते हैं कि जो लॉन्ग रन सप्लाई कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इस चीज़ को अगर हम चित्र के माध्यम से देखें तो इधर क्वांटिटी, इधर प्राइस, और ये बन गया डिक्रीजिंग कॉस्ट के लिए सप्लाई कर्व। एक नॉर्मल सा डिमांड कर्व डी इनिशियल इक्विलिब्रियम इस ई पॉइंट पर प्राइस हुआ P1। टैक्स लगने से सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से, S1। नया प्राइस अगर हम देखें तो हुआ P इस E1 पॉइंट पर P2। देख सकते हैं कि प्राइस में जो चेंज हुआ है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, और जो टैक्स था वो केवल दो सप्लाई कर्व के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस E1A पर जो प्राइस में चेंज हुआ है वो कुछ E1B। तो टैक्स से अधिक मात्रा में प्राइस चेंज हुआ, प्राइस में जो चेंज है वो ग्रेटर दैन टैक्स है। ऐसा क्यों? एक तो डिक्रीजिंग कॉस्ट है, तो जो प्रोडक्शन पहले X1 था अब घटकर X2 हुआ, तो प्रोडक्शन घटने से सेलर की जो एवरेज कॉस्ट है वो बढ़ गई, और अब सेलर को टैक्स की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स मतलब प्राइसेस बढ़ाने पड़े, तो बायर्स पे बर्डन टैक्स अमाउंट से भी ज़्यादा चला गया। तो इन तीनों में अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सी दशाएं हैं जब प्राइस टैक्स से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आंसर है डिक्रीजिंग कॉस्ट कंडीशंस में। तो तीनों अलग अलग कॉस्ट कंडीशन में हमने टैक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को देखा, कब कितना बायर सेलर पे जाता है। इनमें से अगर कोई भी बात आपको ना समझ में आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद।